Hello students, welcome back to Ajinkya's Resonance Physics Academy. In the last video, we have seen that the uses of dimensional analysis. तो यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना बाय यूजिंग द डायमेंशंस. ओके, तो पिछले वाली वीडियोस में हमने डायमेंशंस और उसके यूजेस हमने पढ़े थे. तो यार यहाँ पे हमें तीन तरह के यूजेस पढ़ने हैं, तीन तरह के एप्लीकेशंस हमें डायमेंशन एनालिसिस के पढ़ने हैं. तो पहला जो एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया है. तो उसी को हम बोलते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं. इसका मतलब भाई हम फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हैं, मास में मास, टाइम में टाइम, ऐसे सेम क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन, मोमेंटम में मोमेंटम. तो ऐसे कभी नहीं होगा कि भाई आपको बोला जाएगा कि फोर्स में मोमेंटम को ऐड करो, मोमेंटम को डिस्प्लेसमेंट में ऐड करो. ऐसा कभी नहीं होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही बोलता है कि सेम क्वांटिटीज को आप ऐड करो. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम दूसरा जो उसका यूज है वो पढ़ने वाले हैं. वो भी भाई इंपॉर्टेंट है. ओके, तो दूसरा जो यूज है, दूसरा जो एप्लीकेशन है भाई, वो यहाँ पे मैं लिखता हूं टू एस्टैब्लिश और डिराइव रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन, टू एस्टैब्लिश और डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. ओके यार, बहुत ही अच्छे. फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज ये भी बहुत ही आसान है. फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन निकालने के लिए भी भाई हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग द डायमेंशंस यू कैन डिराइव द फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको फार्मूला डिराइव करना है तो आप डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं. तो यार मैं यहाँ पे लिखता हूं कि टू डिराइव द फार्मूला, टू डिराइव द फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज. किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं. या फिर रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे जो मैंने लिखा है टू एस्टैब्लिश और डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मतलब ही क्या होता है कि यार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में अगर रिलेशनशिप है, जैसे कि यार आपको मालूम है यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. अभी यार ये मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है. तो यहाँ पे तीन क्वांटिटीज में जो भी कुछ रिलेशन है, तो यार ये होता है रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज. हियर इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी. तो इसी को भाई हम क्या कहते हैं? मोमेंटम का फार्मूला. तो रिलेशनशिप बिटवीन एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज नथिंग बट द फार्मूला फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर आपको भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना है या फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन डिराइव करना है, तो यार आप यूज कर सकते हो डायमेंशन. तो भाई अभी तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये. तो यार पहले तो एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल लेने से पहले भाई इसकी थोड़ी सी ट्रिक आपको समझनी होगी कि यार ये जो हमें यूज करना है डायमेंशंस का टू डिराइव द फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो यार वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमें फार्मूला डिराइव करना है, हमें यह पता होना चाहिए कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो बाकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है. तो अगर हमें ये मालूम है कि यार वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे ऊपर डिपेंड है, देन यू कैन यूज द डायमेंशंस टू डिराइव द फार्मूला फॉर दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं. देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल देता हूं कि यार अगर हमें डिराइव करना है फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. किसके लिए भाई? काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो आप बोलोगे हमें मालूम है, हमें 10th में क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है भाई, वो होता है 1/2 mv². किस लिए डिराइव करना है? रुको जरा. तो यार इसका फार्मूला आपको मालूम है, ये मेरे को भी मालूम है. ओके, तो मैं सिर्फ इसको डिराइव करूंगा, बाकी वाले अलग वाले भी तो हम पढ़ाई तो वही करनी है कि कोई भी फार्मूला डिराइव कैसे किया जाता है, कैसे करेंगे. तो यार वो मालूम है कि नहीं है, वो बात का प्रश्न है, बात का प्रॉब्लम है. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम. अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मुझे डिराइव करना है तो आई शुड नो ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स. कि किस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होगी. तो काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी. तो अगर मुझे मालूम है
अगर मुझे मालूम है कि यार काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पे भी डिपेंड होती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड होती है, तो मेरे को एटलीस्ट ये मालूम है फार्मूला, मेरे को अभी थोड़ा सा समझो कि मुझे फार्मूला मालूम नहीं है, मगर मुझे ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी नाम का जो कंसेप्ट है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड पे डिपेंड है और मास पे डिपेंड है। ओके यार, बहुत अच्छे। तो हाउ टू डिराइव फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो यार जैसे ही हमें ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड है, तो मालूम है इन द सेंस, तो हम ये बोलते हैं कि यार काइनेटिक एनर्जी में डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, या मास और स्पीड में डिपेंड। हमें पूरा इसका वो नहीं पता है कि यार किस किस की क्वांटिटी पे डिपेंड है, मगर हमें थोड़ा सा उसका नॉलेज है कि वो मास पे और वेलोसिटी पे या स्पीड पे डिपेंड है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड है। चलो ठीक है, मगर हमें यह नहीं मालूम है कि यार ये मास पे किस तरह से डिपेंड है, मास का कौन सा पावर है, मास का पावर 1 है कि पावर 1/2 है कि पावर -1/2 है कि पावर 2 है, मालूम नहीं। वैसे स्पीड का भी है, स्पीड का भी हमें पावर मालूम नहीं है, 1 है कि 2 है कि -1 है कि -2 है कि -1/2 है, पावर हमें इसके मालूम नहीं है। तो हम इसके लिए पावर असाइन कर लेते हैं कि इसका पावर शायद ए है, मान लेते हैं, और इसका पावर भाई बी है। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यार ये मास जो है m⁻a लिखा, v⁻, हमने क्या लिखा भाई, b लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो यार यहाँ पे तो ठीक है, m पे डिपेंड है, v पे डिपेंड है, मगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है, कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट मान लेते भाई k। एक्चुअल में क्या है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a एंड वेलोसिटी या स्पीड टू द पावर b। ओके, इसको ऐसा लिखा जाता है कि हम इसको मानते हैं कि यार ये प्रोपोर्शनल होगा m⁻a को और v⁻b को। तो फिर बाद में हम इसको यार ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको निकालने के बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, कुछ कांस्टेंट। तो यहां से भाई यहाँ आए हैं हम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें फार्मूला उसका डिराइव करना है तो हमें उसको ऐसे फॉर्मेट में लिख के लेना होगा। ओके यार, एक बार ये आ गया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक ये कांस्टेंट है। तो एक और बात भाई, कि जो होता है भाई ये कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट जो होता है वो होता है डायमेंशन लेस। कौन सा कांस्टेंट है भाई, ये डायमेंशन लेस। यहाँ पे तो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, प्योर नंबर। शायद मैं बोल रहा हूँ कि वो प्योर नंबर है। ओके, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। चलो ठीक है भाई, वाह वाह वाह, यहाँ पे कर लेंगे अभी। तो इसकी बाद का स्टेप क्या है, तो यार हमें मालूम होता है कोई भी यार फिजिकल रिलेशन जो है, कोई भी इक्वेशन जो होगा, वो इक्वेशन सही कब होता है, राइट कब होता है, करेक्ट कब होता है, जब भाई वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है, डायमेंशनली करेक्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि यार सभी टर्म्स, लेफ्ट साइड के जो डायमेंशंस होंगे और राइट साइड के जो डायमेंशंस होंगे, उनके डायमेंशन सेम आने चाहिए। तो हमने जो पहला यूज पढ़ा था वही, तो उसमें क्या पढ़ा था भाई, इक्वेशन में जो सभी टर्म्स होंगी लेफ्ट में या राइट में, तो सभी टर्म्स के डायमेंशंस क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो टर्म होंगी इसके डायमेंशंस और लेफ्ट वाले के डायमेंशंस क्या आने चाहिए, सेम। वो तो सेम होंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार यहाँ पे डायमेंशन निकालते हैं, तो मैं नीचे लिखता हूं डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको लिखता हूं डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखेंगे, कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू के के तो डायमेंशंस होते नहीं है, उसको क्यों लेना है फिर, तो के के डायमेंशंस अभी यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो डायमेंशंस किसके आएंगे भाई, तो डायमेंशंस आएंगे भाई m टू द पावर a, और इसके क्या है, वेलोसिटी और स्पीड टू द पावर b। तो इनके डायमेंशंस हमें निकालने होंगे। वाह वाह वाह। तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस हमें लिखने होंगे मास के और वेलोसिटी के। तो यार मास की तो डायमेंशन से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मास जो है, मास अकेला है, पावर उसकी a है, तो बाहर तो है, अभी अंदर जो है उसकी पावर में या फिर मान लो तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा भाई m1। तो लेंथ नहीं है यहाँ पे, टाइम नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये बन जाएंगे 0 0, 1 इन मास, 0 इन लेंथ, 0 इन टाइम, कोई दिक्कत नहीं, उसका पावर है भाई a। वाह वाह वाह। यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की भी डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। तो वेलोसिटी के डायमेंशन आपको मालूम है, पिछले वाले वीडियो में भी हमने किए थे। तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, वहां पे मास 0 होता है, लेंथ 1, t⁻⁻1, और उसका पावर क्या है यहाँ पे b। ओके यार, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके यार, इसको लिख लिया। ओके, तो यार काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो एक तरह की एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशन तो हमें लिखने पड़ेंगे। ओके, उससे तो हम आगे नहीं जा सकते। तो यार एनर्जी के डायमेंशन क्या आपको याद है, एनर्जी के डायमेंशन, तो यार एनर्जी के डायमेंशन में यहाँ पे लिखता हूं
ओके, एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं यहाँ पे लिखता हूं देखो, m1 L2 T-2। तो यार आपको ये थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि यार आप इसको ऑब्टेन करना सीखो। ओके, ये डायमेंशंस आप ऑब्टेन करना सीखो। तो ध्यान में तो नहीं रहते इतना, मगर आप ऑब्टेन करना तो उसको सीख सकते हो। पिछले वाले वीडियो में हमने वही बोला है कि कैसे ऑब्टेन करना है। बहुत सारे क्वांटिटीज के हमने डायमेंशन निकाली है, आप उसको फॉलो कर रहे हो उस वीडियो को। चलो ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन यहाँ पे आ गए। तो कौन सी भी एनर्जी के डायमेंशन यही आएंगे। तो यार एनर्जी के डायमेंशन यहाँ पे लिख लिए, कैसे आएंगे, m1 L2 T-2। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, वाह वाह वाह। तो अभी यार ये जो है उसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखो, देयरफॉर m1 L2 T-2 दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भाई इनकी पावर a है, तो यहाँ पे हमें यूज करना क्या होगा देखो। तो आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़े होंगे। लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या किया था, तो यहाँ पे वो बोलते हैं अगर a⁻m⁻n अगर है, a⁻m और उसका भी पावर n है, तो उसको क्या करते हैं, m into n। लॉ ऑफ इंडाइसिस में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे m⁻1 और उसका भी पावर क्या है, a, तो यार ये कितना आएगा, 1 into a बनेगा, 1 into a, तो ये क्या बनेगा, m⁻a। बात को समझो, यहाँ पे कैसे क्या यहाँ पे करके देखा था देखो, m to the power 1 और उसका पावर क्या है, a। तो सबकी पावर भाई a ही बनेगी ना, l⁻0⁴a, या t⁻0⁴a, सबकी पावर तो a लिखना ही पड़ेगा। तो यार m⁻1⁴a अगर है तो ये बनेगा 1 into a, और 1 into a क्या होता है, 1 into a होता है भाई a। तो ये बन गया m⁻a। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है भाई, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं यूज किया है। 0 into a, तो यहाँ पे 0 into a कितना बनेगा, 0। तो लेंथ में ये भाई फिर से 0 आएगा। टाइम के लिए देखो क्या है, 0 into a, तो फिर से ये पे 0 आएगा, वाह वाह वाह। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे फिर से m⁻0⁻b है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से, तो यहाँ पे आएगा भाई m⁻0, 0 into b तो 0 होता है, करेक्ट है। तो l⁻1 into b, तो यहाँ पे l⁻1⁻b अगर है तो ये बनेगा 1 into b, तो यार ये बनेगा l⁻b। यहाँ पे तो भाई अभी सब आसान है, तो यहाँ पे बन गया भाई l⁻b। ओके, यहाँ पे t⁻1 into b है, -1⁻b, तो इसको कैसे करेंगे, t⁻b, क्योंकि यार ये ऐसे बनेगा t⁻1⁻b, तो ये बन गया भाई t⁻b। -1 into b क्या आता है, -b। अरे हो गया, बहुत ही आसान है भाई ये। यहाँ पे तो ये हो गया भाई, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे भाई, थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस उसका यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गए, उसके बाद अगला वाला स्टेप क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करना है और उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो m⁻a और m⁻b, यहाँ पे बेस जो है सेम है, और यहाँ पे बेस जब सेम होता है तो यहाँ पे देखो a⁻m into a⁻n अगर है, लॉ ऑफ इंडाइसिस फिर से, लॉ ऑफ इंडाइसिस फिर से, a⁻m into a⁻n, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तब यहाँ पे क्या आता है, a⁻m plus n। तो यार इंडाइसिस की क्या होती है, एडिशन, तो वो तो आपको मालूम है, वाह वाह बहुत इजी है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यार इतना भी हार्ड नहीं है, तो आप खुद से भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो, अगर नहीं किसी को समझ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो, जिसको समझा है वो आगे कर ले। तो यार m⁻a है, m⁻a इंटू m⁻0, तो ये क्या बनेगा देखो, बेस सेम है तो इंडाइसिस की एडिशन होगी, a+0, तो ये बन गया भाई m⁻a। ओके, तो चलो ठीक है भाई, ये बन गया m⁻a। ऐसे ही करना है भाई अगले वाला। तो l⁻0 और l⁻b, तो इसको यहाँ पे करता देखो, l⁻0 इंटू l⁻b, तो यार 0 + b बन जाएगा, 0 + b, ये कितना बनेगा, l⁻b। ठीक है ना यार, देख लो फिर अगर कहीं पे गलती ना हो जाए, l⁻b। ओके, t⁻0 इंटू t⁻b, तो यार इसको फिर से कर लो, t⁻0 इंटू t⁻b, तो यार फिर से यहाँ से क्या बनेगा, t⁻0 प्लस -b, तो यार बनेगा 0 - b, तो यह बन गया, तो t⁻b, 0 - b तो -b रहेगा, तो यार ये बन गया time⁻b। ओके, तो यार ये बन गए डायमेंशन ऐसे, यहाँ पे t2 - 2, तो यह है एनर्जी के, यार ये है इधर की क्वांटिटी के। तो आपको मालूम है यार, ये डायमेंशनली ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यार कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसका मतलब अगर डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब मास के जो पावर्स है यहाँ पे और यहाँ पे, वो पावर्स भी क्या होने चाहिए, सेम, क्योंकि डायमेंशन सेम है। डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर्स, डायमेंशन सेम है, इसका मतलब पावर्स क्या होने चाहिए, सेम। तो कंपेयरिंग द डायमेंशंस कंपेयर करेंगे, तो यार ये क्या आएगा यहाँ पे देखो,
देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एम की पावर क्या है यहाँ पे ए, तो इधर एम की पावर कितनी है 1, तो ये बन गया 1, ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो कॉमा यहाँ पे एल की पावर दोनों को कंपेयर करो, एल तो एल की पावर कितनी है बी, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है 2। ओके यार, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, टाइम की कंपेयर करो, टी की पावर कितनी है -b, नहीं करते तो भी चलता मगर ठीक है चलो, -b दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है -2। ओके, तो यार माइनस इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा। ओके यार, ओके वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा, तो यार ये सिंपली बन जाएगा b इज इक्वल टू 2, कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी वो तो आया ही था b इक्वल टू 2, और ये क्या बना है a इक्वल टू 1। ओके यार, तो ये पावर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यार ये जो पावर्स आए हैं a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, ये जो पावर्स है भाई इस इक्वेशन में डाल दो, तो क्या बनेगा, तो देखते हैं भाई क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, जिसको यहाँ पे लिखता हूं, देखो अभी इसको क्या बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, देखो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, भाई ये के एज इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हमें मालूम नहीं है वो कैसे निकालते हैं, कितना है अभी फॉर एग्जांपल मालूम नहीं है, के m रेस टू a, m की पावर a है और a की वैल्यू 1 है, तो वो पुट कर दो भाई, तो ये बन गया भाई m रेस टू 1, और ये v रेस टू b, b कितना होता है भाई, b का वैल्यू कितना है 2, तो b का वैल्यू डाल दो 2, तो v रेस टू 2। तो यार ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m रेस टू 1 का मतलब m सिंपली, और v रेस टू 2 मतलब v स्क्वायर। तो यार ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो you can derive the formula for any physical quantity by using the dimensions। तो dimensions से आप किसी भी physical quantity का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। हाँ, मगर एक दिक्कत है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आया है भाई, ये कांस्टेंट को हम नहीं डिराइव कर सकते। टू डिराइव these constants we need to perform experiments। तो वो कांस्टेंट भाई एक्सपेरिमेंट करके ही आ जाएंगे। तो यार आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो कांस्टेंट को भी निकाला गया है, तो वो कांस्टेंट कितना होता है, वो होता है भाई 1/2। कांस्टेंट कितना होता है 1/2, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है भाई, काइनेटिक एनर्जी दिखता है इसमें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट कितना है 1/2 mv², ये ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। ओके, तो ठीक है, तो यार ऐसे फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं। सो यू कैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इनका रिलेशन भाई हमने डिराइव कर लिया बाय डायमेंशन। तो भाई और ये 2-3 एग्जांपल्स कर लेंगे। ओके, और 2-3 एग्जांपल्स कर लेंगे। आई होप कि आपको समझा है, अगर नहीं समझा है भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, वाह वाह वाह। तो इसको और थोड़ा सा और अलग तरीके से उसको कर लेंगे। तो यार मेथड समझ लो पहले तो कि क्या करना है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला डिराइव करना है, तो यार क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है। तो हमें इसका लिए ये क्या जानना जरूरी होता है कि फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भाई वो फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है वो हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपको डिराइव करना है, आप बोलोगे मेरे को मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव करना है मगर मुझे ये नहीं मालूम कि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, तो आप नहीं यूज कर सकते भाई इसको। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि यार आपको जो फॉर्मूला में कांस्टेंट्स आते हैं वो कांस्टेंट्स को आप नहीं निकाल सकते। ओके, तो ठीक है, तो यार एग्जांपल शुरू करते हैं भाई, एग्जांपल शुरू करते हैं। ओके, एग्जांपल शुरू करते हैं। डिराइव द फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ oscillations of सिंपल पेंडुलम। तो एटलीस्ट भाई आप लोगों ने ये सिंपल पेंडुलम तो सुना होगा। सिंपल पेंडुलम बहुत ही आसान है भाई। ऐसी एक स्ट्रिंग होती है, इस पे यहाँ पे छोटा सा एक वेट अटैच किया होता है। ओके, तो यार ये जब इस वेट को या मास को इधर खींचेंगे, इधर ऐसे खींचेंगे। ओके, इफ आई डिस्प्लेस दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके, और रिलीज कर दिया इसको। रिलीज करने के बाद क्या होगा, रिलीज करने के बाद ये जोर से यहाँ पर आएगा, रुकेगा नहीं, इधर जाएगा। ओके यार, इधर आ गया, वाह वाह वाह। तो इधर जाके थोड़ी देर तक रुकेगा, फिर से वापस जाएगा।
फिर से वापस आएगा यहाँ पे, रुकेगा, फिर से वापस जाएगा, रुकेगा, फिर से वापस। तो ये जो मोशन चालू रहती है उसे हम बोलेंगे भाई ऑसिलेशंस, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। तो सिंपल पेंडुलम जो है यहाँ पे ऑसिलेशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो यार ये जो सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे किसका फार्मूला डिराइव करना है भाई हमें? पीरियड का। तो प्रॉब्लम में दिया होता है, वो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, फिर मैं इसमें समझाना चाहूंगा कि यार जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या है कि यार अगर ये इसने ए पॉइंट से चालू किया, ए से कहां पे जाएगा भाई? बी तक, ए से बी और बी से ए वापिस जब जाएगा तो वो भाई एक ऑसिलेशन कहलाएगा। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है? जहां से शुरू किया है घूम के भाई वहां पे वापस आना। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है दैट इज पीरियड। तो पीरियड इज नथिंग बट द टाइम। पीरियड एक तरह का क्या होता है भाई? टाइम ही होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक चक्कर लगाने के लिए उसने कितना टाइम लिया? ओके। तो ये जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है तो आपको प्रॉब्लम में दिया रहता है या पीरियड जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगा? तो वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा आप लिखता हूं। तो उन्होंने प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि यार पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की जो लेंथ होगी उसके ऊपर, एंड दूसरा होगा भाई ये पहला, और दूसरा होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसको कोई कोई क्या बोलते हैं भाई? एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय जी। उसको कोई कोई बोलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों एक ही मतलब है अभी यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दोनों सेम है। तो यार पीरियड हमें मालूम चल गया कि पीरियड एक तरह का टाइम होता है और वो एल पे और जी पे डिपेंड होता है। तो हम फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो फार्मूला डिराइव करने के लिए भाई हमारे पास फिर से वही टैक्टिक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, चालू करते हैं। तो पीरियड जो है भाई, पीरियड हम उसको डिनोट कर लेंगे भाई कैपिटल टी से। ओके, अब जिसको चाहिए उसको नोट कर लो, नहीं तो आप सिंपली पीरियड लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीरियड इज इक्वल टू भाई मैंने डिराइव उसको डिनोट कर लिया भाई कैपिटल टी से। तो पीरियड टी इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड होता है भाई? वो लेंथ पे और जी पे। हमने क्या पढ़ा था? जो इस पे डिपेंडेंट है उनके पावर्स में उसको लिखो। तो कैसे लिखेंगे भाई? एल रेस टू ए, लेंथ की पावर ए मान ली और जी की पावर भाई यहाँ पे बी मान लेते हैं, और कुछ कांस्टेंट तो आएगा ही, कुछ कांस्टेंट तो आएगा ही। ओके, तो ठीक है भाई, कांस्टेंट तो हम नहीं निकाल सकते, उसमें तो ड्रॉबैक ही है इसका, कोई दिक्कत नहीं, मगर एटलीस्ट ये तो डिपेंडेंस निकाल लेंगे। ओके यार, उसके बाद क्या करते हैं? दोनों साइड के डायमेंशंस ले लेंगे। ओके, डायमेंशंस ले लो, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डायमेंशंस दोनों साइड के ले लो, डायमेंशंस दोनों साइड के ले लिए भाई। ओके, तो यार ये पीरियड जो है यहाँ पे लिखता हूं, देखो अच्छे से, ये पीरियड के डायमेंशंस आएंगे भाई। यहाँ पे लिखा पीरियड, पीरियड के डायमेंशंस इज इक्वल टू, तो ठीक है, इसका अभी ये जो के है ये तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसके तो डायमेंशन आएंगे नहीं, तो उसको क्यों लिखे फिर उसको? तो उसके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे, देखो एल रेस टू ए। यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ की डायमेंशन निकालनी है और उसकी पावर है भाई ए। यहाँ पे क्या है? जी है एक्सेलरेशन, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो उसके भी डायमेंशन निकालने हैं, तो इसके भी एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन यहाँ पे लिख लिए। ओके यार, वेरी गुड। तो यार पीरियड क्या होता है? पीरियड एक तरह का क्या है? सिर्फ टाइम। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगेगा वो होता है पीरियड। तो पीरियड मतलब यहाँ पे सिर्फ टाइम है भाई, तो टाइम है, इसका मतलब पीरियड को जो डायमेंशन आएंगे वो उसमें तो मास नहीं आएगा, लेंथ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा भाई? टाइम, मतलब t⁻⁴ सही है, पीरियड के डायमेंशन आ गए, वाह वाह वाह, t⁻⁴। तो यहाँ पे मैं यार इसको t मान लिया है, तो यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे इसे लिख सकते हो। ओके, m0 L0 T1 आ गया। लेंथ भाई, लेंथ तो सिंपली लेंथ होती है, उसमें क्या है? तो यहाँ पे उसमें मास 0 हो जाएगा, लेंथ 1 हो जाएगी, टाइम 0 हो जाएगा, और इसका पावर कितना बनेगा? a। ओके, वाह वाह वाह। तो यार ये g क्या होता है? g नथिंग बट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है? कुछ याद होगा भाई आप लोगों को। तो इसका डायमेंशन क्या आएंगे? एक्सेलरेशन के मीटर है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई मास है क्या? नहीं है, ये मीटर मतलब लेंथ है, ये टाइम है, तो मास कितना होगा? 0। वाह वाह वाह। तो यहाँ पे मीटर 1 है, लेंथ 1 है, सेकंड स्क्वायर नीचे से ऊपर गए तो t⁻⁻² बनेगा, और ये बन गया भाई b। ओके यार, चलो ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हमें यूज करना होता है लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूज करेंगे भाई, फिर से कौन सा लॉ यूज करेंगे? फिर से यहाँ पे लिखता हुआ, अगर भूल गए तो a⁻m
ऐसे इसको लिखता हूं ए रेस टू एम, रेस टू क्या है भाई एन, तो ये क्या आता है एम इंटू एन, तो फिर से यूज करो भाई। यहाँ पे देखो एम रेस टू 0 और रेस टू ए, तो 0 इंटू ए बनेगा, तो ये क्या बनेगा भाई 0 इंटू ए, तो ये बनेगा भाई 0, सही है। लॉ ऑफ इंडक्शन आप यूज कर सकते हो ना, 0 इंटू ए 0 बनेगा। एल रेस टू 1 रेस टू ए, 1 इंटू ए कितना बनेगा फिर 1 इंटू ए, आप लिखते हो आपके इसके लिए L इज इक्वल टू एल 1 इंटू ए, ये बनेगा भाई L रेस टू ए, तो ये बन गया भाई L रेस टू ए। ये क्या बनेगा 0 इंटू ए, तो ये बन गया भाई 0। कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं भाई। तो यार ये नीचे लिखा है यहाँ पे 0 इंटू बी क्या बनेगा 0, ओके 0 इंटू बी। यहाँ पे देखो 1 इंटू बी, 1 इंटू बी क्या बनेगा 1 इंटू बी बनेगा भाई बी। टी रेस टू -2 इंटू बी, -2 इंटू बी है, तो ये बनेगा भाई टी रेस टू -2b, ओके यार तो ठीक है। ये यहाँ पे क्या है पीरियड के डायमेंशन m0 l0 t1, ओके उसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं फिर से, ओके यार बहुत अच्छे। इधर इसको इधर अभी इसको ये करता हूँ रब करता हूँ, तो प्रॉब्लम आपके सामने है, ओके प्रॉब्लम आपके सामने था, आपको लिख के ले लो यार, तो बाद में लिख के ले लो। यार अभी क्या करना है, इसको फिर से सॉल्व करना है, इन दोनों को कैसे करेंगे, तो यार ये देखो ये डायमेंशन इधर लिख के लेफ्ट साइड में m0 l0 t1, ओके दैट इज इक्वल्स टू, अभी बेस सेम है, बेस सेम है तो भाई बेस एक बार लिखेंगे और इंडाइसिस की क्या करेंगे एडिशन, तो बेस भाई एक बार लिख लिया m, इंडाइसिस की कर लो एडिशन। ये किसके लॉ है भाई, ये ऐसा लॉ है a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो याद करो 0 प्लस 0 कितना बनेगा 0, कुछ दिक्कत नहीं, ओके। l रेस टू a, यार यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ पे l रेस टू b है, तो l रेस टू a और l रेस टू b ऐसा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा l रेस टू a प्लस b, तो ये बन गया भाई a प्लस b, ओके। t रेस टू 0 t रेस टू -2b, तो 0 -2b क्या बनेगा, तो ये बनेगा भाई t रेस टू -2b, क्योंकि यार ये t रेस टू 0 इंटू t रेस टू -2b, तो ये बन जाएगी भाई 0 -2b, तो 0 -2b का मतलब होता है -2b, तो ये बन गया -2b, ओके यार खत्म मामला यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वाह वाह वाह। तो यार इसको रब करेंगे, इसको भी रब करेंगे, तो आपने शायद की लिख के लिया होगा, ओके यार। तो यहाँ पे अभी क्या करना है कंपैरिजन, क्योंकि दोनों डायमेंशंस क्या होने चाहिए सेम, पावर सेम होने चाहिए, तो द कंपेयर द डायमेंशंस, कंपैरिजन अभी करेंगे, ओके। कंपैरिजन करने के बाद क्या आएगा देखो m की पावर कंपेयर करो, तो यार 0 0 है, उसको क्या कंपेयर करना है 0 0, तो कोई टेंशन है। लेंथ की यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो यार यहाँ की पावर a प्लस बी, उसकी पावर भाई लेंथ की यहाँ की पावर के साथ कंपेयर की तो वो 0, a प्लस बी बन जाएगा 0, वाह वाह वाह। दूसरा क्या बनेगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, तो यार तो ठीक है इसका लिख लेते पहले। यहाँ पे टाइम है, टाइम की पावर t रेस टू -2b पावर है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या बनेगा -2b इज इक्वल टू 1, यहाँ की पावर कंपेयर कर ली, ओके। तो यार इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब क्या आएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा, ये b को उठा के उधर ले गए, तो यार ये बन जाएगा -b, ओके। यहाँ पे देखो ये -2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर जाएंगे तो डिवाइड बनेगा, तो ये क्या बनेगा, तो ये b इज इक्वल टू क्या बनेगा, b इज इक्वल टू 1 एज इट इज, और ये -2 नीचे लेके गए, तो यार ये बन जाएगा -1/2, सही है। तो ये -2 इधर मल्टीप्लाइड था, इधर डिवाइड बन गया, तो -1/2 बन गया, वाह वाह वाह, ओके। तो यार a इज इक्वल टू क्या होता है, ये b की वैल्यू मिल गई भाई, a इज इक्वल टू क्या होता है -b, तो यार a की वैल्यू देयरफॉर a क्या आएगा देखो a इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और b की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है -1/2, तो ये बन गई भाई -1/2, ओके। तो -1/2, तो यार ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया भाई a इज इक्वल टू, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या बन गया 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू भी कितनी आई 1/2, b की वैल्यू कितनी आई -1/2, ओके। चलो ठीक है, फिर ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1 नंबर यहाँ पे, इसको अभी रब करते हैं, ओके चलो ठीक है। तो पीरियड क्या बनेगा, बहुत इजी है भाई, पीरियड क्या बनेगा देखो, तो पीरियड की वैल्यू भाई आपके सामने है, तो पीरियड क्या बनेगा, तो देयरफॉर पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू k एज इट इज l रेस टू a का मतलब a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो l रेस टू कितना बनेगा 1/2, ओके यार। g रेस टू b
बी की वैल्यू कितनी है -1/2, तो यहाँ पे बन गया भाई -1/2। ओके यार -1/2। ओके यार चलो ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप चाहे तो उसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देयरफॉर t इज इक्वल टू k एज इट इज, l⁻1/2 है डिवाइडेड बाय, तो ये g⁻1/2 जो है उसको यार मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ नीचे। जब मैं ऊपर से उसको नीचे लेके आऊंगा तो उसकी जो पावर है उसका साइन उल्टा बन जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो नीचे जब आएगा तो प्लस बन जाएगा। g⁻1/2 सही है। ओके, तो आपको मालूम है ना ये नीचे लेके गए, अगर नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर से माइनस बन जाएगा, कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो यार k एज इट इज, तो यार दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ l/g⁻1/2 सही है। ओके है चलो ठीक है। तो आपको शायद ये मालूम होगा, अगर नहीं है तो यार बहुत उसको सुन लो कि अगर 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 हम किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है x की जो पावर है भाई वो 1/2 है, x⁻1/2। अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट x का अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उसकी पावर कितनी होती है भाई 1/3, ये आपको मालूम है ना। ओके, तो यार यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा हमें इसको यूज करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यहाँ पे y⁻1/2 है तो इसका मतलब मैं उसको ऐसे स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ y। तो जिसकी पावर 1/2 होती है तो उसको हम स्क्वायर रूट में डाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट में डालेंगे यार इसको भी। तो l/g जो है, l/g की पावर है बाय 1/2, तो इसको यार डाल दिया स्क्वायर रूट में। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या बना k, और ये l/g को डालेंगे स्क्वायर रूट में, तो ये बन गया l/g। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ओके, तो यार ये फॉर्मूला बन गया जो कि लेंथ पे भी डिपेंड है और g पे भी डिपेंड है। तो ऐसे फॉर्मूला को तैयार करते हैं। और ये जो k होता है, k जो होता है, k को तो हम निकाल नहीं सकते भाई, तो k को निकाल नहीं सकते, इसके लिए क्या किया, k के निकालने के लिए भाई एक्सपेरिमेंट्स कर दिए गए, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही वो कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो k की जो वैल्यू होती है, तो k की वैल्यू भाई इसको ऐसे निकालेंगे, देखो k इज इक्वल टू, k की वैल्यू जो होती है वो होती है भाई 2π, कितनी होती है 2π। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया भाई 2π इन रूट l/g। तो यार इसका ये एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय एक्सपेरिमेंट्स। ओके, एक्सपेरिमेंट करके उसको निकाला जाता है। ओके, तो ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा हाउ टू ऑब्टेन द फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला कैसे डिराइव करना है भाई, तो इस तरह से उसको डिराइव किया जाता है। ओके, तो एक और दो एग्जांपल ले लेंगे भाई जो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, एक तो और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके यार चलो, ओके, तो यार नेक्स्ट कर लेते हैं भाई एग्जांपल, नेक्स्ट एक एग्जांपल कर लेंगे। तो डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ सकता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको। तो डिराइव द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो डिराइव द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन which depends on mass of the particle, velocity of the particle and radius of the circle। तो ऐसे सवाल आता है, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है अभी, we want to derive the formula for centripetal force। तो यार सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो पहले 1 मिनट में बताता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है भाई, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है, वो सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है, तो ये सर्कल है भाई, रेडियस है उसकी r, अगर ये पार्टिकल है उसका मास है भाई m। ओके, कोई पार्टिकल भाई सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है विथ वेलोसिटी v। अगर मान ले कि भाई वेलोसिटी v कांस्टेंट है, क्या है भाई, वेलोसिटी v कांस्टेंट है। ओके चलो ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका मास m है और रेडियस कितना है भाई r। ओके सही है। तो यार ये जो पार्टिकल है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा ऐसे घूम रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में दौड़ता है, व्हेनेवर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देयर इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो पार्टिकल होता है सर्कुलर मोशन में अगर दौड़ रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है।
अगर उसको सर्कुलर, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो भाई उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रीपिटल, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, ओके, और पिटल का मतलब होता है सिकिंग, सेंटर सिकिंग। सेंटर सिकिंग का मतलब क्या है कि सेंटर की तरफ जाने वाला, सेंटर को खोजने वाला। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे होगा, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे रेडियस पे और सेंटर की तरफ जाने वाला होगा, ओके, इस तरफ जाता है, उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, तो इसे कहते हैं भाई सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, और 12th में 11th में भी अच्छे से करने वाले हैं हम अगले चैप्टर्स में, उसको टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ उसको अच्छे से समझो कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन, वो क्वेश्चन में दिया होता है, उसको आपने ध्यान में नहीं रखना है कि अरे किस पे डिपेंड है, अभी क्या करेंगे। ध्यान में रखा तो वेरी गुड, तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं है तो क्वेश्चन में दिया होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो मास पे डिपेंड होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड होता है, ओके, और रेडियस ऑफ द सर्कल पे भी डिपेंड होता है, किस पे, रेडियस। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड होता है शायद, मास पे, वेलोसिटी पर, रेडियस पे, इट मे बी डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स, ओके। तो ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का फोर्स ही है, उसको हम एक नाम देते हैं, तो ठीक है। तो हमारा सवाल कैसे बनेगा, देखो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कुछ कांस्टेंट ले लेंगे, अभी आपको तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया होगा, कुछ कांस्टेंट ले लेंगे, किस पे डिपेंड है, मास पे, वेलोसिटी पे और आर पे। उनके पावर्स हमें मालूम नहीं है, तो मास का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी और रेडियस का पावर सी, ऐसे मान लिए भाई। तो हमारा टास्क क्या है कि ए बी सी को फाइंड किया जाए, पावर्स को फाइंड किया जाए, बाद में तो फार्मूला बन जाएगा, ओके। तो हमें ये तो मालूम नहीं है ए बी सी क्या है, ओके, वाह वाह वाह। इसके बाद क्या करते हैं, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, इसके तो डायमेंशन नहीं आएंगे, तो डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पे किसके डायमेंशन आएंगे, मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ठीक है, फोर्स के डायमेंशन आपको मालूम होंगे, फोर्स होता है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब होगा, मास मतलब m1, एक्सेलरेशन का मतलब l1 t माइनस 2, सही है क्या, देखो m1 l1 t माइनस 2। तो यहाँ पे भाई मास के डायमेंशन लिखने हैं, मास है मतलब यहाँ पे सिर्फ एक मास है, तो यहाँ पे मास का पावर 1, लेंथ 0, टाइम 0, वाह वाह वाह, और रेज टू पावर ए, भूलना नहीं है ए को, ओके। तो वेलोसिटी के कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी का क्या होता है भाई, वह तो मास नहीं होता है, L1 होता है, t माइनस 1 होता है, रेज टू बी। अभी रेडियस, रेडियस का पावर, रेडियस के जो डायमेंशन होंगे भाई, सोचो रेडियस के डायमेंशंस को बोलता है, रेडियस के डायमेंशंस क्या आएंगे, तो रेडियस क्या होता है भाई, रेडियस यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ये तो एक तरह का लेंथ होती है, तो रेडियस इज नथिंग बट द लेंथ, रेडियस से डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है, ओके। तो रेडियस लेंथ है, इसका मतलब उसमें मास नहीं है, लेंथ है तो 1 है, और टाइम नहीं है 0 है, उसके पावर कितना आएंगे, सी, ओके। देखो भाई ये लेंथ है, रेडियस, रेडियस इज नथिंग बट द लेंथ, वो थोड़ा थोड़ा आपको तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो अगर कुछ मालूम नहीं तो कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसको फिर से सॉल्व करने के बाद जल्दी से, देयरफॉर m1 l1 t माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, जल्दी 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 जल्दी, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अभी फिर से वही करना है, लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो m रेज टू 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, तो ये क्या बनेगा m रेज टू ए, यहाँ पे 0 0 है तो l 0, यहाँ पे t भी 0 आएगा, 0 इंटू ए 0, 0 इंटू ए 0। तो यहाँ पे देखो m रेज टू 0 इंटू बी 0, 1 इंटू बी बी, t रेज टू माइनस 1 इंटू बी, तो ये बनेगा भाई t रेज टू माइनस बी, और कहीं पे गलत है तो बोल दो, l रेज टू बी, t रेज टू माइनस बी। यहाँ पे भी कर लो, 0 इंटू सी क्या आएगा 0, ओके है। तो यहाँ पे l रेज टू 1 इंटू सी है, तो यहाँ पे l रेज टू सी आएगा, t रेज टू फिर से 0 आएगा, ओके। तो भाई इसको फिर से सॉल्व कर लो, ये देखो m m m तीनों का यहाँ पे बेस सेम है, उसको सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा भाई m1 l1 t माइनस 2, ओके, दैट इज इक्वल टू m रेज टू a, m रेज टू 0, m रेज टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर a प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि बेस सेम है तो बेस एक बार लिखेंगे और इंडाइसेस की क्या कर लेंगे, एडिशन। तो यार a प्लस 0 ये क्या बनेगा a, तो यहाँ पे आएगा भाई मास रेज टू a, m रेज टू a, ओके। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। l के लिए लिखेंगे, l एक बार लिखा l l l, l रेज टू 0 प्लस यहाँ पे क्या है b, प्लस यहाँ पे क्या है c, तो यहाँ पे क्या बनेगा b प्लस c, तो l रेज टू क्या बनेगा भाई
एल रेस टू बी प्लस सी। ओके यार चलो ठीक है। टी रेस टू देखो फिर वैसे टी रेस टू क्या है, 0 प्लस माइनस बी, ओके प्लस 0। तो यार 0 प्लस माइनस बी बन जाएगा, तो यह बन जाएगा टी रेस टू माइनस बी। कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, इसको तो समझो यार। अभी टी रेस टू माइनस बी बन गया। ओके तो यार फिर अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कंपैरिजन का। तो यार कंपैरिजन कर लो, दोनों को भाई कंपेयर कर लेंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद अभी कहाँ पे लिखो, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ, देखो इसको। ओके ये दो स्टेप को मैं रब करता हूँ, इसको भी रब करता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके तो ठीक है। तो यार कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा भाई, दोनों साइड कंपेयर कर लो। इसकी पावर ए, इसकी पावर है ए, इसकी पावर है 1, तो ए इज इक्वल टू 1 बन गया, इसका तो मामला खत्म। तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, यहाँ पे एल की पावर है बी प्लस सी, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ओके और यहाँ पे क्या है, टी की पावर माइनस बी, यहाँ पे -2, तो टी की पावर क्या आएगी, सॉरी पावर कंपेयर कर लो, माइनस बी इज इक्वल टू -2। ओके तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ए इज इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा। तो यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू 1 एज इट इज रखो। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, फिर से कट जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या बना, 2। ओके यार b इज इक्वल टू 2 बन गया। उसको सॉल्व करेंगे। अभी इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो भाई आराम से, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो यार b आ गया है, तो यार b की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो। तो ये कितना है, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सही है ना। तो यार ये c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू 2 को उठा के इधर ले गए, तो माइनस बन जाएगा 1 -2, ये बन गया -1। तो यार c की वैल्यू क्या बन गई, -1। ओके यार तो ठीक है। फिर वैल्यूज क्या आ गई आपके सामने है, तो वैल्यूज आपके सामने है भाई, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। और भाई ये तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो सेंट्रल फोर्स क्या बनेगा, F इज इक्वल टू K एज इट इज, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, m रेस टू a का मतलब कितना है, 1, तो m रेस टू 1। ओके v रेस टू b का वैल्यू कितना है, 2, तो ये बन गया भाई v रेस टू 2। ओके v स्क्वायर। ओके c रेस टू कितना आएगा, सॉरी r रेस टू कितना आएगा, r रेस टू c का वैल्यू कितना है, -1, तो यार बन गया -1। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो यार, उसमें क्या रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। तो f इज इक्वल टू क्या बनेगा, देयरफॉर k एज इट इज, m रेस टू 1 का मतलब m, ये v स्क्वायर, ये r रेस टू -1 है भाई, उसको उठा के नीचे लेके डिनोमिनेटर में। जब नीचे लेके जाएंगे तो इसका पावर जो है उसका साइन तो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यार उसको नीचे लेके गई तो ये बन गया भाई r। ओके तो यार फार्मूला बन गया है F इज इक्वल टू K mv स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बाय एक्सपेरिमेंट। K का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यार सेंट्रल फोर्स जो होता है उसका फार्मूला बन जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। आगे आप 12th में भी और अभी 11th में भी अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको पढ़ाएंगे फिर से, डोंट वरी। तो यार ऐसे फॉर्मूलाज को हम डिराइव करते हैं। तो यार आई होप कि आपको यार थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको समझ रहा होगा, कुछ लोगों को बहुत सारा समझ रहा होगा। ओके तो यार एक और कर लेंगे, बाद में रुक जाएंगे, चलो ठीक है। तो यार एक और करेंगे। क्या आप लोगों ने कभी गिटार देखी है, गिटार तो आप लोगों ने देखी होगी भाई। तो गिटार में क्या होता है, गिटार में एक तार होती है जो ऐसे बंधी हुई होती है। ओके ओके तो यार जब भी हम इस तार को ऐसे प्लग करेंगे कहीं पे भी, अगर कहीं पे हम इसको प्लग करेंगे ऐसे जैसे बजाते हैं टिडिन टिडिन, तो यार इसको बजाने के बाद आप देख लेना उस पे कुछ ऐसा अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ओके अलग अलग जगह पे अगर बजाएंगे तो अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसके। तो ऐसे ही बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। ओके तो अलग अलग जगह पे अगर हम उसको प्लग करेंगे तो अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। स्टेशनरी वेव्स उनको बोलते हैं, तो हम 12th में उसके लिए चैप्टर है हमारे पास, तो वहां पे पढ़ने वाले हैं। तो यार यहाँ पे जो वेव्स बनी हुई है स्टेशनरी वेव्स, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है भाई रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। ओके सिंपली एकदम, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड मतलब 1/टाइम, जनरली 1/टाइम। ओके तो 1/टाइम है, तो इसका मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, 1/सेकेंड, और उसको ही भाई बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूं देखो, और उसको बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए एच भाई हमने स्मॉल लिखा है। कन्वेंशन याद है, कन्वेंशन पढ़े थे हम, तो इसको HZ ऐसे सिंबल यूज किया जाता है। ओके तो यार फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है देखो, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में
1 सेकंड में पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशंस किए। ओके तो यार हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। तो यार इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, वो होता है हर्ट्ज। ओके तो ठीक है। तो यार ये फ्रीक्वेंसी जो होती है हमें डिराइव करना है बाय फार्मूला उसी का भी। ओके चलो ठीक है। तो हमें डिराइव करना है फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। हमें फार्मूला किसका डिराइव करना है भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। फ्रीक्वेंसी डिराइव द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेट स्ट्रिंग ओके, जो स्ट्रेच की हुई स्ट्रिंग है उसकी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भाई यहाँ पे यूनिट सहित उसका आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा। तो यार ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को जो डायमेंशन होंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन कौन बोलता है भाई, क्या आएंगे? तो यार उसका यूनिट 1/सेकंड है। 1/सेकंड का मतलब यहाँ पे भाई क्या आएगा? यहाँ पे सिर्फ एम मास तो नहीं है, लेंथ भी नहीं है, तो टाइम नीचे है, उसका पावर 1 है, s⁻1। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1। तो ये बन जाएगा भाई m0l0t-1। ये होते हैं भाई फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन, जिसको ध्यान में रखो। तो ये भी यूज करना है हमें। ओके तो यार इसको मैं अभी रब करता हूँ। आपने पढ़ा होगा 10th में, नहीं पढ़ा है तो यार इसको एटलीस्ट ध्यान में रखो। तो बाकी के टाइम तो हमें पढ़ना ही है उसको। तो यार ये जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ से डिनोट करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे आपको दिया हुआ है, डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पे डिपेंड होती है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ एल। ओके तो और किस पे डिपेंड होती है? ये जो स्ट्रिंग, ये जो होती है फ्रीक्वेंसी, आपने कभी देखा होगा जब आप कभी किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, वहां पे जब म्यूजिशियंस होते हैं तो यार वो गिटार को ऐसे बजा के देखते हैं टिंग, तो फिर उसको कुछ तो ऐसे टाइट करते हैं, कुछ तो टाइट करते हैं यार, तो फिर से बजा के देखते हैं टिंग। तो वो क्या करते हैं? तो यार वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको यार रेजोनेट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को अरेंज करते होते हैं। तो यार ये फ्रीक्वेंसी को अरेंज कैसे किया जाता है? तो हमें लगता है कि यार ये क्या टाइम पास कर रहा है, क्योंकि हमें उसका मालूम नहीं होता है। तो यार वो टाइम पास नहीं करता है, वो स्ट्रिंग को ऐसे टाइट करता है। इसका मतलब वो टेंशन चेंज करता है स्ट्रिंग का। ओके तो यार डिपेंड्स करता है फ्रीक्वेंसी टेंशन के ऊपर। तो टेंशन, तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन अलग है भाई। स्ट्रिंग के ऊपर का जो टेंशन होता है इट इज द फोर्स। टेंशन का मतलब यहाँ पे क्या लेना है भाई हमें? फोर्स। टेंशन की और फोर्स की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम। टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स, वो एक तरह का फोर्स ही है। ओके तो थोड़ा सा समझो। ओके तो ठीक है। और ये किस पे डिपेंड होता है? फॉर एग्जांपल अभी ये एक और डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है मास पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड होता है। मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम डिनोट करेंगे भाई, उन्होंने डिनोट करेंगे, ये सिंबल जो यूज किया है वो होता है म्यू। वो क्या होता है? म्यू, MU। आपको MU, ये जो है MU का मतलब है भाई म्यू। ओके तो ये म्यू पे डिपेंड होता है। ओके चलो ठीक है। तो म्यू क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूं मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब म्यू का जो फॉर्मूला होगा वो मास पर यूनिट लेंथ होगा। क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। वो भी हमें थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा यार एक टिक्का सवाल है, थोड़ा सा यार लेंथी है, मगर तो आपको जम जाएगा, उसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जम जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। ओके तो इसका मतलब क्या है? अगर भाई किसी स्ट्रिंग की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये म्यू का मतलब देखो। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर में से मैंने उस लेंथ की 1 सेंटीमीटर स्ट्रिंग को मैंने काट लिया। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ऐसा वाला। तो यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर काट लिया और उस 1 सेंटीमीटर को मैंने बैलेंस पर रख के उसका मास मेजर कर लिया। और वो मास मुझे फॉर एग्जांपल मास आ गया भाई 2 ग्राम्स। कितना आया? 2 ग्राम्स। तो म्यू जो होगा, म्यू बन गया 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। कितना बन गया? 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर अगर स्ट्रिंग लेंगे तो उसका ग्राम में वेट कितना आएगा? 2 ग्राम्स आएगा। ओके तो ये होता है भाई म्यू। ओके कोई दिक्कत नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। वाह वाह वाह। तो इसको थोड़ा सा समझ लिया। अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे जल्दी से। ओके वाह वाह वाह। तो देयरफॉर भाई हियर करो फॉर्मूला। क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करेंगे। किस किस के ऊपर डिपेंड है? कांस्टेंट आएगा। किस किस के ऊपर डिपेंड है भाई? लेंथ के, उसका पावर ले लिया। ये ए टेंशन पे, टेंशन का मतलब क्या होता है भाई? फोर्स। टेंशन एक तरफ क्या है? फोर्स। तो फोर्स के लिए भाई यूज किया बी।
तो टेंशन ध्यान में रखो भाई, टेंशन फोर्स है। ओके, तो मास पर यूनिट लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज किया है, म्यू। तो म्यू अगर म्यू पे डिपेंड है तो वो सी लिख लिया। म्यू क्या है भाई, मास पर यूनिट लेंथ, उसको भूलो मत, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या है कौन बोलेगा, तो यहाँ पे लिखो, देखो म्यू को लिखता हूं मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना होता है यूनिट में, किलोग्राम, और लेंथ कितना होता है मीटर, किलोग्राम पर मीटर। डायमेंशन कौन लिखेगा इसके, तो डायमेंशन भी जरूरी पड़ेगा। डायमेंशन क्या आगे जल्दी बोलो, किलोग्राम में मतलब मास है भाई m1, मीटर मतलब लेंथ है, मगर नीचे नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो EL-1, और टाइम नहीं है तो 0 बन जाएगा भाई। थोड़ा सा समझो भाई, इसको डायमेंशन कैसे निकाले वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके यार चलो ठीक है। तो बाद में इसके डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन, की के तो डायमेंशन नहीं आएंगे, तो यहाँ पे L⁴A आएगा, यहाँ पे ये फोर्स के भी डायमेंशन आएंगे, यहाँ पे म्यू के भी डायमेंशन आएंगे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन कितने होते हैं, तो अभी निकाल के दिखाया था भाई। फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं m0 L0 t-1, याद है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया m0 L0 t⁻⁻1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू ये हो गए भाई लेंथ, सिंपली लेंथ है तो m0 L0, सॉरी L0 नहीं बनेगा ना, L1 बनेगा, t⁻0 बनेगा, और यहाँ पे a बनेगा। ओके, f मतलब फोर्स है, तो फोर्स के डायमेंशन तो आपको अभी याद हो गए, मेमोराइज हो गए होगा, m1 L1 t⁻2 क्या आएगा भाई p। अभी म्यू है भाई, और म्यू के डायमेंशन यहाँ पे है, देखो कितने हैं, m1 L-1 t⁻⁻c। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी तो आपको याद होगा, तो यार लिख के ले लो यार, ये सब क्या चल रहा है, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा क्या किया है। तो इसको आगे हटाते हैं। ओके, इसको हटाते हैं, तो ठीक है भाई जल्दी करो, m0 L0 t-1 therefore that is equals to ये फिर से भाई वही लॉ ऑफ इंडाइसेस, 0 into a 0 1 into a t⁻0 into a 0, जैसे इसको 1 into b तो L⁻b t⁻⁻2b। कोई फिर गलत है क्या देख लो यार, m⁻1b तो b आएगा, 1 into b आएगा, -2 into b तो -2b आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, m⁻c 1 into c L⁻1 into c तो ये -c आएगा, -1 into c, और t⁻2 क्या आएगा भाई 0। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यार फिर अभी क्या करेंगे, m तो बेस सेम है, तो यार m का पावर कितना आएगा, देखो 0 + b + c, तो m⁻a से बनेगा 0 + b + c, ये क्या बनेगा भाई m⁻b + c, तो ये बन गया भाई b + c। ओके, लेंथ में क्या आएगा देखो a b - c, तो यार लेंथ आ जाएगा a + b - c, सीधा सीधा L⁻a + b - c, ये बन गया। ओके, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके यार देख लो यार, फिर से कुछ प्रॉब्लम है तो लेंथ में a b c आया। ओके, टाइम में क्या आएगा देखो, टाइम रेस टू यार 0 - 2b + 0, तो यार ये बन गया -2b। ओके, ये बन गया -2b, t⁻2b आ जाएगा। ओके, तो यार इधर क्या है, m0 L0 t-1। यार कंपेयर कर लो, अभी खत्म मामला यार, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा देखो, कंपैरिजन करने के बाद क्या आएगा, देखो जल्दी देखो। तो यार ये इसका पावर कंपेयर करो मास का, तो यार ये b + c = क्या बनेगा 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेंथ के कंपेयर करो, a + b - c = 0 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। वाह वाह वाह। टाइम का करो, t⁻2b है, -2b, और यहाँ पे -1 है, तो -2b = -1 बन गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, b + c = 0 एज इट इज, a + b + c, जैसे इसको ऐसे रखता हूं, देखो थोड़ी देर पर -2b = -1 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यार -2b = -1 जो है, इसका क्या आएगा यार, माइनस कट जाएगा पहले तो b क्या आएगा, तो b = ये 2 मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा, तो ये बन गया भाई 1/2। b = क्या बनेगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक है, b = 1/2 बन गया। वाह वाह वाह। तो यार ये b = 1/2 जो है, ये वैल्यू भाई इस इक्वेशन में डाल दो b + c में। तो यार b की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 1/2 + c = 0, सही है ना। तो पुट दिस b इन दिस इक्वेशन, तो यार b + 1/2 + c = 0 बन गया। तो c क्या बनेगा, 1/2 को उठाओ उधर डालो, तो ये क्या बनेगा -1/2। ओके, तो c बन गया भाई -1/2, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ठीक है, अभी इसको तो रब कर लेंगे ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है भाई। तो यार तो b और c ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो भाई, बीच वाले इक्वेशन में, तो यार a निकल जाएगा। तो a
प्लस बी का वैल्यू है 1/2 माइनस यहाँ पे है, माइनस थोड़ा सा ध्यान से, माइनस यहाँ पे है और सी की वैल्यू भी क्या है -1/2, तो -1/2 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यार a प्लस 1/2 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पे आपको मालूम है प्लस, यार ये बेस सेम है तो दो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे 1 + 1 2 दैट इज इक्वल टू 0, 2/2 कैंसिल हो जाएंगे तो a + 1 इज इक्वल टू 0। तो यार a 1 उधर जाएगा तो -1, सही है ना, आधा प्लस आधा 1 होता है और ये -1 बन गया। तो यार ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे यार, तो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी होता है भाई k l/a का वैल्यू कितना है देखो, ये l का वैल्यू आया -1, l का वैल्यू है l/-1। फोर्स या टेंशन जो है, टेंशन की पावर कितनी है b कितना आया है 1/2। ओके, म्यू कितना आया है, म्यू/c का कितना आया है -1/2। ओके, तो ठीक है ना, तो हमें याद है कुछ के अभी ये जो -1 है उसको नीचे लेके गए तो ये क्या बनेगा l/1, कुछ दिक्कत नहीं यार, इसको नीचे तो ले जा सकते डिनोमिनेटर में, इसको भी ले जाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, f/1/2 तो यार ये दोनों की पावर सेम है, इसको ऐसे लिख लेंगे k/l, और ये किसको कैसे लिखेंगे, इसको f/μ, दोनों की पावर सेम है तो 1/μ e⁻1/2। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करेंगे इसको, अभी ये जो f/μ है e⁻1/2 पे तो उसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे, बहुत खत्म मामला। k/l और यहाँ पे भाई इसको डाल दिया स्क्वायर रूट में तो f/μ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रेट स्ट्रिंग को हमने वाइब्रेट किया था उसके जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी भाई वो इतनी होगी। यहाँ पे जो k का प्रॉब्लम है, k जो होता है भाई, k की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। तो यार फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी f = 1/2L इन स्क्वायर रूट f/μ। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब वो टेंशन है, ओके, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो ऐसे आप किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार एक ही टॉपिक, अभी एक ही यूज हमारा बचा है, तो यार उसमें क्या होता है कि वो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा, वहां पे क्या कन्वर्जन फैक्टर्स लगेंगे, तो वो कन्वर्जन फैक्टर्स हम भाई डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से। जैसे कि एसआई सिस्टम से निकल के हमें सीजीएस सिस्टम में जाना है, या सीजीएस सिस्टम से निकल के भाई एसआई सिस्टम में जाना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को भाई हमें एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में लिखना है, तो भाई हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो वो भाई वो थोड़ा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में तो वो उन्होंने लिया भी नहीं है, तो फिर भी हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने के बाद भाई हम आगे एरर एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे। तो अगले वीडियो में भाई हम वो इसका लास्ट वाला यूज जो कि थोड़ा ही है उसको पढ़ने के बाद एरर एस्टिमेशन की तरफ निकलेंगे। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।